नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों आवर्त बीजियों की वर्गीकृत एवं भ्रूणी की। दोस्तों चलिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित 2021 में जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों पर डिस्कस करने वाले ये दोस्तों आपके सामने सॉल्व पेपरों को पेश करवाया जा रहा है। दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों बॉटनी की जो ये बॉटनी का सिलेबस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहता है, जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि वे भी अपने इस एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। चलिए, आवर्त बीजियों में वितान स्थापत्य कला। दोस्तों आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उसकी वितान यानी कि उसकी जो आकृति, आकार, रूप, रंग, उसके बारे में, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके बारे में वितान स्थापत्य कला यानी कि बाहर की जो स्थापत्य कला है, आवर्त बीजी पौधे होते हैं उसकी बाहर की वितान स्थापत्य कला के बारे में लिखना है। ठीक है। हमारी धरती पर विविध आकृति एवं ऊंचाई के अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पौधे, शाख, झाड़ियां, शुभ, उपशुभ, छोटे वृक्ष, झाड़ियां जैसे अनेक रूप में, अलग अलग रूपों में ये सब पाए जाते हैं। झाड़ी के रूप में, उपशुभ के रूप में, छोटे शुभ के रूप में, और अनेक पौधे और शाख झाड़ियों के रूप में ये हमारे धरती पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के शुभ वृक्ष, शुपिल वृक्षों की विशिष्टता और सुंदरता इसकी शिखर संरचना के कारण होती है। यानी कि अलग अलग जो वृक्ष, पौधे है, शाख है, झाड़ियां हैं, उपरूप है, तो इन अलग अलग पौधों के जो एक अनेक सारे रूप है, तो उस अनेक सारे रूपों की जो विशिष्टता है और उसकी सुंदरता है वो ही आवर्त बीजियों की वितान स्थापत्य कला होती है। दोस्तों चलिए आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, बहुवर्षीय पादपों में विविधता। किस प्रकार की ये बहुवर्षीय पादपों, बहुवर्षीय यानी एक से अधिक यानी बहुत वर्षों तक जीवित रहने वाले बहुवर्षीय पादपों के बारे में देखते हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व पेपरों के हिसाब से, अगर आपने खुद पढ़ा हुआ है, एक बार देखा हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन अब आपने अपने हिसाब से डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं तो बहुत कम लिख पाएंगे। दोस्तों चलिए, बहुवर्षीय पादप क्या होते हैं कि इस श्रेणी के पौधों का जीवन काल निश्चित ही 2 वर्ष से अधिक होता है। निश्चित ही ऐसे मान सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक होता है, लेकिन प्राय ये अनेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों जो बहुवर्षीय पादप होते हैं वो अनेक वर्षों तक, कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, तथा विशेष मौसम ऋतु में इसका पुष्पन और बीज का निर्माण, विशेष मौसम आता है तो इसमें बीज पुष्पन का निर्माण होता है। वो तो हर किसी में होता है। अनेक उदाहरणों में जीवन काल सैकड़ों, अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें इसका जो बहुवर्षीय पादप होता है इसका जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्ष माना गया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रमाण उदाहरण मिले हैं जिसका जीवन काल है बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक माना है। जैसे बिहार में गया के पास एक स्थान है, गया, उसके पास में स्थित बोध वृक्ष या फिर बरगद के जो एक वृक्ष है जिसकी आयु 2000 वर्ष साल पुरानी आंकी गई है, बताई गई है। तो वैसे भी वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बरगद के वृक्ष है, इसको लगभग अमर मान लिया गया। वैज्ञानिक शास्त्रियों के अनुसार भी बरगद के वृक्ष को बहुत ही एकदम हम कह सकते हैं कि बहुवर्षीय पादप के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओमेगा वर्गीकी क्या है? ओमेगा वर्गीकी दोस्तों इस वर्गीकी के अंतर्गत अध्ययन की नवीन तकनीकी को सम्मिलित किए करके आधुनिक वर्गीकरण। दोस्तों इसमें क्या है कि अध्ययन करने के लिए ओमेगा वर्गीकी एक अध्ययन करने का एक वर्गीकरण का तौर तरीका है। ठीक है। तो ये ओमेगा वर्गीकरण है, इसका नाम रखा ओमेगा। ओमेगा नहीं अभी आज का, तो ओमेगा वर्गीकरण एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें पुराने वर्गीकरण में नवीन तकनीकी को सम्मिलित करके आधुनिक वर्गीकरण दिया गया। इसका उद्देश्य आवर्त बीजीय वर्गीकरण प्रणाली को विकसित करना। आवर्त बीजीय जो प्रणाली है वर्गीकरण की उसको विकसित करने के लिए ये ओमेगा वर्गीकरण पद्धति दी गई। इसमें क्या सुधार किया गया और आज की जो नवीनतम तकनीकी का जो सम्मिलित रूप है उसको शामिल किया गया है और एक नया वर्गीकरण पेश किया जिसका नाम रखा ओमेगा वर्गीकरण। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कूट चक्र पुष्पक्रम क्या है? कूट चक्र पुष्पक्रम यह द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों कूट चक्र पुष्पक्रम क्या होता है कि यह द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम का द्विशाखित और ससीमाक्ष पुष्प का जो संक्षिप्त रूप है तथा तुलसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ये कूट
चक्र पुष्पक्रम है, कूट चक्र पुष्पक्रम है, वो कौन से पौधों में? तुलसी के पौधों में पाया जाता है। कौन से? तुलसी के पौधों में पाया जाता है। इसमें स्तंभ पर पत्तियां सम्मुख विन्यासित, स्तंभ के ऊपर पत्तियां वो सम्मुख विन्यासित होती है तथा प्रत्येक पत्ती के पक्ष से एक पुष्पक्रम निकला, हर पत्ती होती है उसके पक्ष से, साइड में से होकर एक पुष्प निकलता है। अतः इस पत्तियों को सहवन पत्र कहा जा सकता है। पुष्पक्रम में प्रथम अक्ष के अंतस्थ स्थित कुछ जो पुष्पक्रम का जो अंतस्थ स्थित भाग है उस पर पुष्प है वो लगता है दोस्तों। ठीक है, 5वां सवाल देखते हैं। प्रारूप संकल्पना दोस्तों, प्रारूप संकल्पना क्या? 5वां सवाल पूछा जा रहा है कि परिवार या उसके रैंक के आधार पर, परिवार या फिर उसके रैंक के नाम के आधार पर नामकरण माध्यम से निर्धारित किया जाए। दोस्तों परिवार का, किसी भी परिवार या फिर उसके रैंक के नाम का, परिवार या उसके रैंक के नाम नामकरण माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। परिवार हो या फिर उसका रैंक हो, कोई परिवार है या फिर किसी कुल का रैंक है, उसका नाम है, रैंक हो या फिर वो परिवार है उसका नाम है, वो नामकरण माध्यम से निर्धारित किया जाता है। वह तत्व जिसके द्वारा नाम स्थायी रूप से संबंध है, वह तत्व जिसके द्वारा नाम है वो स्थायी रूप से संबंध है। दिए गए शब्दों को प्रकारों के नामकरण में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कौन कौन से शब्द है जिसको इस नामकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन से? होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, सिनोटाइप और नियोटाइप। ये क्या है? होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, सिनोटाइप और नियोटाइप। ये कौन से टाइप है? अलग अलग प्रकार के टाइप, लेक्टोटाइप, होलोटाइप, सिनोटाइप, नियोटाइप। ये है क्या? ये एक प्रारूप संकल्पना है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी रैंक या फिर परिवार का नामकरण है वो निश्चित करते हैं, एक फिक्स नामकरण देते हैं। इस आधार पर होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, इस आधार पे हम किसी वर्गीकरण पद्धति का नाम है वो निश्चित करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बीजांड विन्यास के प्रकार। बीजांड विन्यास का जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, या फिर ये क्या है, बीजांड विन्यास क्या है, इसके प्रकार क्या है, उसके बारे में। बीजांड पर बीजांडों के विन्यास या लगे रहने के क्रम या व्यवस्था को बीजांड न्यास कहते हैं। दोस्तों बीजांड या बीजांडों के विन्यास, बीजांड या बीजांडों के विन्यास या लगे रहने के क्रम या व्यवस्था को बीजांडासन कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में बीजांड्यास सीमांत प्रकार का होता है। दोस्तों जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें बीजांड्यास होते हैं, वो कैसा? सीमांत प्रकार के होते हैं। अक्षीय या स्तंभीय पादप का द्वितीय प्रकार का, दोस्तों अक्षीय या फिर स्तंभीय पादप होता है उसमें द्वितीय प्रकार का बीजांडीय स्तन होता है, और परिभितीय, मुक्त केंद्रीय तथा आधारीय प्रकार का भी इसमें पाया जाता है। दोस्तों 7वां सवाल देखते हैं। अति इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में इसको रखा गया है। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के वंशों एवं पुष्प सूत्र बताइए। निम्नलिखित जो वंश और पुष्पक्रम दिए गए, जैसे कि ट्रिट्रिकम, हेलेंथम और ट्रिट्रिकम, तो ट्रिट्रिकम और हेलेंथम, इसके पुष्प जो वंश है और पुष्प सूत्र वो किस प्रकार है देख लीजिएगा। पहला है जो ट्रिट्रिकम है वो कुल पोएसी में आता है। कौन से कुल? ट्रिट्रिकम पोएसी कुल का है या फिर ग्रेमिनी कुल का है, और इसका ये पुष्प का सूत्र है। दोस्तों क्या है? पुष्प सूत्र ये दे रखा है। और हेलियांथस इसका कुल है एस्ट्रेसी इसका कुल है, या फिर इसको कंपोजिटी कहते हैं। एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी कुल का पादप है कौन सा? हेलियांथस का कुल है, कंपोजिटी कुल का ये पादप है। ठीक है, और इसका ये पुष्प सूत्र दे रखा है। ठीक है, चलिए 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाइनोस्टिजियम क्या है? गाइनोस्टिजियम दोस्तों सवाल में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो एस्क्लीपियोडेसी कुल पादपों के पुष्प में स्त्री केसर की संरचना में वर्तिकाग्र फैलकर पंचकोणीय सत्रनुमा संरचना बनाती है, जिसके कोनों पर पुमंग लगे रहते हैं। पुष्पवर्तिकाग्र सत्र कहा जाता है। पुष्पवर्तिकाग्र सत्र, या फिर इसे हम कह सकते हैं गाइनोस्टिजियम को, या फिर पुष्पवर्तिकाग्र सत्र को। ये क्या होता है कि ये एस्क्लीपिडियोसी कुल के जो भी पादप होते हैं,
पीडियासी कुल के जो पादप होते हैं उस पादपों के पुष्प क्रम में स्त्री केसर की संरचना में वर्तिकाग्र फैलकर एक पंचकोणीय सत्रनुमा संरचना बनाता है। वो क्या करता है कि पुष्प क्रम में जो स्त्री केसर होता है, पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर होता है और उस स्त्री केसर की संरचना होती है, उस संरचना के अंदर वर्तिकाग्र होता है, उसमें उसके अंदर एकदम पंचकोणीय सत्रनुमा संरचना बनाती। अब भाई जो ये एस्क्लेपिडियेसी कुल का जो पादप है उस पादप के स्त्री केसर के अंदर वर्तिकाग्र होगा, वो वर्तिकाग्र इस प्रकार फैल जाता है कि पंचकोणीय सत्रनुमा संरचना बनाता है, जिसके कोनों पर पुमंग लगे रहते हैं। जिसके कोनों पर क्या लगे रहते हैं? पुमंग। इस प्रकार जो पंचकोणीय सरस्त्र के नुमा फैलता है और उसके कोनों पर ये पुमंग है वो लगे रहते हैं। ये पुवर्तिकाग्र सत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूरेटर दोस्तों, ऑब्ट्यूरेटर क्या है? ऑब्ट्यूरेटर बीजांड द्वार के पास पाई जाने वाली बीजांडासन अतिवर्धी। दोस्तों ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है कि ये ऑब्ट्यूरेटर बीजांड द्वार होता है। बीजांड का जो द्वार होता है उस बीजांड द्वार के पास में पाई जाने वाली बीजांडसनी अतिवर्धी, एक बीजांड द्वार के पास में पाई जाने वाली एक बीजांडसनी अतिवर्धी है जो पराग नली के प्रवेश द्वार एवं पोषण को निश्चित करती है। एक पोषण को निश्चित करने वाली एक ऐसी नली है, एक ऐसी बीजांडसनी है जो एक ऐसी अतिवर्धी के रूप में कार्य करती है, जो बीजांडासन के पास में लगी रहती है और एक ऐसी नली होती है जो उसके अंदर जो भोजन प्रवेश करता है, पोषण प्रवेश करता है, उसको निश्चित मात्रा के अंदर उसको जाने देती है। और यह रचना बीजांड व्रंथ पर उत्पन्न स्थलीय सूजन या स्थानीय सूजन या फिर अतिवर्धी के रूप में एंकेथेसी, एनाकार्डेसी, लेमियेसी आदि कुलों के बीजांडों में देखी जा सकती है। ये ऑब्ट्यूरेटर है। ये ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है कि एक बीजांड द्वार के पास में एक ऐसी अतिवर्धी पाई जाती है जो बाहर से आने वाले पोषण का नियंत्रण करती है। वो इतना ही पोषण जाने देती है जितना बीजांड द्वार के अंदर पोषण चाहिए उतना ही जाने, यानी कि ये ऑब्ट्यूरेटर है वो यही कार्य करता है कि पोषण को निर्धारित करना का कार्य करता है। क्या करता है? देखो यहाँ पर परागनली के प्रवेश द्वार पर एक पोषण को निश्चित करती है। यह रचना बीजांड द्वार पर उत्पन्न स्थानीय सूजन या फिर अतिवर्धी के रूप में कौन कौन से कुल है? एकेथेंसी, एनाकार्डियेसी, लेमियेसी आदि कुलों के बीजांड द्वार पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों बीजांडों के इस पर बीजांडों द्वार पर देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 10वां सवाल है अति इंपोर्टेंट सवालों की श्रेणी में। चलिए देख लेते हैं कि उब्सस बॉडीज दोस्तों उब्सस बॉडीज क्या है? 10वां सवाल। ये सोटी अकोशिकीय स्पोरोपिलिन की संरचनाएं, स्पोरोलोपिन की संरचनाएं जो टेपिटम कोशिकाओं की त्रिज्या भित्ति एवं आंतरिक स्पर्श त्रिज्या भित्तियों पर मिलती है, जो स्पिरुलिन के विन्यास में सहायक होती है। दोस्तों ये उब्सस जो बॉडीज होती है वो एक सोटी अकोशिकीय स्पोरोपोलिनिन की संरचना होती है। किससे? अकोशिकीय स्पोरोपोलिनिन की संरचना होती है जो टेपिटम कोशिकाओं की त्रिज्या भित्ति एवं आंतरिक स्पर्श त्रिज्या भित्ति पर मिलती है। किसकी? कौन कौन सी? टेपिटम की कोशिका की त्रिज्या भित्ति पर और आंतरिक स्पर्श त्रिज्या भित्ति पर ये स्पोरोलेनिन की विन्यास में सहायक है। ये जो क्या स्पोरोलेनिन के विन्यास में सहायक है और ये वेबसाइट वहां पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? ये हमने पढ़ा कि टेपिटम कोशिकाओं की त्रिज्या भित्ति और आंतरिक स्पर्श की त्रिज्या भित्तियों पर ये मिलता है। दोस्तों चलिए अगली क्लास का वीडियो अगली क्लास में रहेगा, हम बॉटनी पर ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति लिए आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।